हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रशअप योलो सीरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन का पार्ट 2। ये लेक्चर है काफ़ी डिटेल में, काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। देखेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, किस तरीके से टेम्परेचर के ग्राफ्स बनते हैं और बहुत सारे कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त विक्रांत किरार और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रैशअप एग्जिस्ट करता है ताकि सभी तक हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में पहुंच सके। तो प्लीज़ क्रैशअप को सपोर्ट करो, प्लीज़ सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बनाने में मेरी मदद करो। उसके लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक्स हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। इस सेशन के कलरफुल नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, जो है सबसे आसान उनमें से आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी सरफेस, जिसके हर पॉइंट पर टेम्परेचर सेम हो। तो इसको हम लिख लेंगे, हमारे पास आइसोथर्मल सरफेस मतलब सरफेस विद ऑल पॉइंट्स एट सेम टेम्परेचर। जब हम अगले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब आपको एक ऐसे आइसोथर्मल सरफेस की जगह इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस वहाँ पे आप देख रहे होगे, जहाँ पे वो सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है। तो ये एनालॉजी अगर आपको देखनी है तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अच्छा, इसका हमारे केस में क्या यूज़ है, देखो हम अभी तक क्या पढ़ते थे, हमारे पास यहाँ से इस तरीके से मान लो हीट ट्रांसफ़र इस तरीके से होता था। ये होता था हमारा टी हायर, ये होता था हमारा टी लोअर। हमारे पास इस दिशा में हीट करंट होता था, जिसको हम लिखते थे कैपिटल एच। यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से रॉड का एक क्रॉस सेक्शन काटूं, देखो मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके से कट करोगे तो एक क्रॉस सेक्शन हमें इस तरीके से मिलने वाला है। और इस पॉइंट के इस सरफेस के सभी पॉइंट्स का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन वो सेम होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हीट का ट्रांसफर इस तरीके से हो रहा था और ये हमारी एक आइसोथर्मल सरफेस आ जाती है। ज्योमेट्री की टर्म में ये जो सरफेस है ये क्या है, एक डिस्क। हमें एक डिस्क मिलती है। इस तरीके की और भी डिस्क हो सकती हैं। एक डिस्क मान लो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको कट करके देखूंगा तो एक डिस्क मुझे यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर भी जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा वो इस तरीके से हीट करंट हमें मिलेगा। और किस तरीके की हमें आइसोथर्मल सर्फेसेस देखने को मिलती है, मान लो मेरे पास इस तरीके से एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, और इसके चारों तरफ मान लो इस तरीके से कुछ मटेरियल भरा हुआ है और ये एक पॉइंट सोर्स है, उससे हीट निकल रही है, वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है। तो हीट जनरेट हो रही है तो वहीं रह तो नहीं जाएगी, वो हीट यहाँ से इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड डिसिपेट होना शुरू हो जाएगी ऐसे। करेक्ट। इस केस में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तो इस सेंटर पॉइंट के ही आसपास का होगा। फिर इस तरीके से हमें आइसोथर्मल सर्फेसेस मिलती हैं ऐसे। यहाँ पर एक कोई भी जो स्फीयर होगा हमारा, उसके सभी पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारी आइसोथर्मल सरफेस जो होने वाली है, ये वाली, ये है एक आइसोथर्मल सरफेस। ज्योमेट्री की टर्म्स में इसको हम क्या बोल देंगे, इट्स अ स्फीयर। और तीसरा केस क्या हो सकता है मेरे पास, मान लो इस तरीके से एक रॉड है और इस रॉड के सेंटर में एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है इस तरीके से। तो इससे जब हीट एलिमिनेट होगी, है ना, तो इस तरीके से देखो चारों तरफ हीट कंडक्ट होगी, इधर 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 इधर। और अगर मैं इसका साइड से देख करके व्यू बनाऊं तो मुझे कैसा दिखेगा, ये देखो, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है और यहाँ से इस तरफ हीट ऐसे जाती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर आइसोथर्मल सरफेस कौन सी हो जाएगी, आइसोथर्मल सरफेस वो होगी जो एक्चुअली एक इसी तरीके की कंसेंट्रिक सिलेंडर होगा, राइट। तो यहाँ पर आइसोथर्मल सरफेसेस भी हमें मिल जाएंगी। उसको ड्रॉ करने के लिए मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ये दिस इज
आइसोथर्मल सरफेस, और ये है हमारा इस बार ज्योमेट्री के टर्म्स में एक सिलेंडर। इन सभी एग्जाम्पल्स में हम एक चीज नोटिस करते हैं। क्या चीज नोटिस करते हैं? कि जो भी हीट ट्रांसफर होता है वो आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ भी जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहाँ भी जो हीट ट्रांसफर हो रहा है बाहर की तरफ वो आइसोथर्मल सरफेस के उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें लिख लेना चाहिए। ऐसा होना भी चाहिए वैसे। क्यों? क्योंकि मान लो ये हमारी आइसोथर्मल सरफेस है, तो इसके सभी पॉइंट्स का टेम्परेचर तो बराबर है, तो इधर वाले या इन डायरेक्शंस में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। हीट ट्रांसफर ही होती है टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। तो इस सरफेस में आपस में तो कोई टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है, तो हीट सिर्फ इस तरफ या इस तरफ ही फ्लो हो सकती है। तो इसको लिख लेंगे पॉइंट को, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। हीट फ्लोज परपेंडिकुलर टू एन आइसोथर्मल surface. अब हम बात करने जा रहे हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट की। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट कोई भी होता है जब स्पेस में वेरिएशन होता है। यहाँ कोई वैल्यू है, यहाँ पे कोई और वैल्यू होता है, इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस में डिस्टेंस है, उसके कारण कुछ वेरिएशन आ गया, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। यहाँ पर हमारे पास हीट ट्रांसफर का जो अभी तक हम फॉर्मूला लिखते थे, हीट करंट इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाय एल इंटू T2 माइनस T1। इस तरह की बात हम किया करते थे। कोई भी हमारे पास इस तरीके से अगर रॉड है और इसमें मैं यहाँ से देखूँ ये है T2 ये है T1, तो इस तरफ हमारे पास एक हीट करंट होता था। अच्छा, यहाँ पर जो लेंथ होती थी वो कौन सी लेंथ होती थी? ये वाली लेंथ होती थी हमारी L। यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, इसी फॉर्मूले को मैं रीअरेंज कर दूंगा कि H इज इक्वल टू के ए, और ये T2 माइनस T1 इसको मैं बोल दूंगा डेल्टा T डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, लेंथ, वो क्या है? अगर मान लो यहाँ पर इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, तो ये जो लेंथ का डिफरेंस है वो बोल जाएगा मैं x1 माइनस x2 हो सकता है, ये है ना, x2 माइनस x1, लेकिन नेगेटिव में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं नीचे डेल्टा x लिख दूंगा और एक माइनस में हमें वैल्यू यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। माइनस क्यों? क्योंकि आपने देखा ये T1 पे हमारा x1 है, T2 पे हमारा x2 है, तो अगर यहाँ पर T2 माइनस T1 है तो x2 माइनस x1 एक्चुअली नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि x1 बड़ा है, तो यहाँ पर एक हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। इससे हमारे पास ये फॉर्मूला बस हमारे पास आ जाता है h इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। माइनस का जो साइन लगा है इसका रीजन हम लिख लेंगे, हीट फ्लोज टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर। और ये वाली जो टर्म है हमारी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, यही टर्म हो जाती है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फोरियर्स इक्वेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। इसको भी हम लिख लेंगे, फोरियर्स इक्वेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। अब देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है। अगर हम कैलकुलेट करना है, देखो इसी इक्वेशन को हमें रीअरेंज कर देना है। यहाँ पर मुझे मिलता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन के ए। अच्छा, किसी भी इस रॉड के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो कंडक्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है। इस रॉड का एरिया भी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट है, और क्योंकि एक सिंगल रॉड है तो इसमें जितना हीट करंट है वो पूरे के पूरे में हीट करंट भी सेम है, तो सारी की सारी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर जो हमारे टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू है वो यूनिफॉर्म रहने वाली है, उसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं इस तरीके से। ये है हमारा x, ये है हमारा t। हम देखते हैं कि डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे,
ये देखो टी पे कौन सा है, वाई एक्सिस पे, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस पे, तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो, ये है स्लोप ऑफ टी एक्स ग्राफ। तो इसी में इसका यूज होने वाला है, और इसमें हम देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव आने वाला है। तो हमारे पास एक ऐसी कोई डिक्रीजिंग लाइन होगी, या तो ऐसी होगी, ऐसी होगी, और इनिशियल या फाइनल कंडीशन आप किस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो, जब x की वैल्यू, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास वैल्यू थी T2, x इज इक्वल टू L पे हमें टेम्परेचर की वैल्यू मिलने वाली है T1। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पर ये जो टेम्परेचर की वैल्यू है ये हो जाएगी T हॉट, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी T1, सॉरी T2, T1 करा हुआ ना, तो ये है T2, ये है T1, ये वाली वैल्यू है L, ये वाली वैल्यू है 0। इस तरीके से आप ग्राफ्स बना सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि यार ये क्या हमेशा नेगेटिव आता है क्या स्लोप, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर इस T1 को मान लो रख दो 500 डिग्री सेल्सियस, इस वाले को रख दो 200 डिग्री सेल्सियस, उस केस में ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा। x में आगे जाने पर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो भी पॉसिबल है, दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। आगे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होता है, यहाँ पे एक्चुअल ग्राफ्स हमें नहीं बनाने होते हैं, ठीक है। विच ग्राफ रिप्रेजेंट द टेम्परेचर वेरिएशन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द थर्मल इंसुलेशन ऑफ अ फर्नेस करेक्टली। तो हमारे पास थर्मल इंसुलेशन है, तो हमारे पास कुछ ऐसी फर्नेस होगी, यहाँ पे आग जलती होगी, उसकी चारों तरफ जो भी मटेरियल लगाते हैं उसकी गर्मी को रोकने के लिए वो यहाँ पे लगे हुए हैं। पहली लेयर है मेटल की, मेटल क्यों लगाई होगा यार, यहाँ पे कुछ ऐसी रिएक्शन होती होगी जिससे मेटल ही प्रोटेक्ट कर पाता है, तो मे भी मेटल लगा दिया। बीच में एयर की पॉकेट है, एयर बहुत ही खराब कंडक्टर होता है हमारे पास हीट का, तो इसीलिए एयर का भी काफ़ी ज़्यादा इंसुलेशन होता है। और फिर उसके बाद ब्रिक की वॉल है ताकि बाहर की तरफ से प्रोटेक्शन मिले उसे किसी भी चीज़ से, तो ठीक है ऐसी बनाई हुई है। यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अगर एयर की कंडक्टिविटी K है तो ब्रिक वॉल की उससे कहीं ज़्यादा है 10 टाइम्स, और उससे भी 10 टाइम्स हमारी मेटल की कंडक्टिविटी है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारे पास ये टेम्परेचर प्रोफाइल है, ऑप्शन नंबर ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस एंड डी इज दिस। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास H की वैल्यू होती है H इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, माइनस हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे क्योंकि इस तरफ आते आते टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी हीट यहाँ से निकलेगी वो सभी में इस तरीके से हीट जानी ही है, बाहर तक डिसिपेट होनी ही है, वो इधर उधर नहीं जा सकती क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स हैं। तो सभी के लिए H की वैल्यू सेम रहने वाली है। यहाँ से आप स्लोप का अंदाज़ा लगा सकते हो किसी तरीके से। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ कि ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमारा ये वाला ग्राफ सही है। सबसे पहले तो इसकी फील लेने की कोशिश करते हैं। देखो, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है मतलब वो तुरंत हीट को कंडक्ट कर देगा, यानी कि उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो सेम करंट के लिए हम जानते हैं पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कम होती है, तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा। और ये हम जानते भी, जब हम मेटल की रॉड को पकड़ते हैं तो इधर जितना टेम्परेचर है उतना ही ऑलमोस्ट इधर हो जाता है क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर है, जबकि बैड कंडक्टर होता है तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो इन ग्राफ्स को देखते हुए मुझे पता चलता है कि मेटल वाले ड्यूरेशन में, यहाँ पर मेटल है तो देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। एयर पुअर कंडक्टर है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, और ब्रिक में इन दोनों के बीच का कुछ टेम्परेचर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरी बात, यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन वाले ऐसे ही ग्राफ मिलेंगे, पार्ट्स में जो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे कर्व वाले ग्राफ नहीं मिलने वाले हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि किसी भी एक सेगमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारी ये इक्वेशन सही है। यहाँ पर जो स्लोप है उसकी बात करें तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस एच अपॉन के ए, या फिर आप इसको बोल सकते हो, हर एक को अगर मैं कंपेयर करूं तो रिलेटिवली स्लोप की वैल्यू जो आ जाती है वो नेगेटिव तो होगी सही, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में होगी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के। तो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी इसकी सबसे ज़्यादा है तो इसका स्लोप देखो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड में कम है,
फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा एयर की कंडक्टिविटी सबसे कम है, तो उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा, देखो सबसे स्टीप ड्रॉप यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ्स देखने को मिलेंगे। इसके और भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे पास इस तरीके से। मान लो कोई यहाँ पर ब्रिक्स लगी हुई हैं अलग अलग तरह की, यहाँ पर से देखो हीट इस तरफ से जाएगी और इस तरफ से उतना ही हीट करंट निकलने वाला है। लेकिन इनकी जो भी कंडक्टिविटी होगी उसके हिसाब से इनका स्लोप डिपेंड करेगा। अच्छा, और एक चीज, हमारे पास जो एक साइड का टेम्परेचर है, मान लो ये है टी हॉट और दूसरी साइड का टी कोल्ड, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ही, सही होना ही चाहिए, राइट। तो अब हमारे पास ग्राफ बनने वाला है। पहली चीज तो एक मटेरियल के अंदर हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेगमेंट हो सकते हैं, एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा होता है, इस तरीके का ग्राफ हो सकता है, या फिर हमारे पास ऐसा ग्राफ हो सकता है ना। सारी की सारी लाइंस होंगी। और एक चीज, यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था फिर ऐसे बढ़ गया और फिर यहाँ पे ऐसे चला गया, है ये भी स्ट्रेट लाइन, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टेम्परेचर इस तरफ डिक्रीज ही होता चला जाएगा, कोई रीजन नहीं है यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने का, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें देख लेना। और जो स्लोप है, जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसका ग्राफ उतना ही लेवल मतलब स्ट्रेट होता चला जाएगा। तो मान लो ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, इसके के की वैल्यू है 1000 टाइम्स के, इसका है सिर्फ के, तो इसकी बहुत अच्छी कंडक्टिविटी है, तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही कम होगा। यहाँ पे ग्राफ हमारा ऐसा आ जाएगा। फिर उसके बाद इसकी कंडक्टिविटी रिलेटिवली कम है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी ड्रॉप देखने को मिलेगा, और इसकी मान लो 10 के है तो यहाँ पे भी ड्रॉप देखने को मिलेगा, पर उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं है। तो इस तरीके से आप ग्राफ्स बना सकते हैं। टेम्परेचर प्रोफाइल। टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होती है? देखो हमारे पास मान लो इस तरीके से केस है कि यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है, यहाँ पे बीच में हमारे पास एक रॉड है। रॉड की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, थर्मल कंडक्टिविटी के, लेंथ है उसकी एल, एरिया है उसका ए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसके कारण यहाँ पर हीट ट्रांसफर कुछ आ जाने वाला है। टेम्परेचर का प्रोफाइल का मतलब क्या हो जाएगा? मान लो मैं इसको बोल दूँ दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर से इधर अगर मैं एक्स एक्सिस बना दूँ तो ये हो जाता है हमारा x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाती है L। अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ किसी भी x पर जाऊँगा तो मुझे कुछ टेम्परेचर मिलेगा, x में ज़्यादा आगे जाऊँगा तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, इधर रहूँगा तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ x एट स्टेडी स्टेट। ये बहुत ज़रूरी है, स्टेडी स्टेट का होना ज़रूरी है, नहीं तो टाइम का भी फंक्शन होगा वहाँ पर। टाइम ने हमने मान लिया कि इनफाइनाइट टाइम पे पहुँच चुके थे, अब स्टेडी स्टेट है। तो इस तरीके से हमें मान लो यहाँ पर किसी भी x पर, मान ले कि यहाँ से एट x डिस्टेंस हमारे पास जो भी टेम्परेचर है वो है T। उसकी वैल्यू कैसे पता करोगे? इसको पता करने के लिए पहले हम इसको 2 रॉड्स में ब्रेक कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर था हमारे पास 200, यहाँ पर है टेम्परेचर T, और दूसरी रॉड हमारे पास ये है, यहाँ पर T था, यहाँ पर है 100। किस तरीके से कैलकुलेशंस करोगे? एक चीज़ जो यहाँ पर कॉमन है कि यहाँ से जितना हीट करंट इसमें था हमारे पास H, उतना ही हीट करंट इसमें रहने वाला है H। उसका हमें फॉर्मूला पता है। H की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर अगर मुझे हीट करंट लिखना है तो वो हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 200 माइनस टी डिवाइडेड बाय उसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना है? वो हो जाता है लेंथ अपॉन के ए, एल अपॉन के ए। इसकी लेंथ कितनी है? x, हो जाएगा x डिवाइडेड बाय के विल बी इक्वल टू, ये वाला हीट करंट कितना हो जाएगा? यहाँ पर है टेम्परेचर T, T माइनस 100 करो, T माइनस 100 डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ कितनी है? अब ये x थी तो ये हो जाएगी L माइनस एक्स, L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय के ए। इसको अगर मैं T1 बोल दूं, इसको अगर मैं T2 बोल दूं, तो हमारे पास आ जाता है T1 माइनस टी इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू T माइनस T2 इंटू एक्स। इसको आप इधर उधर रीअरेंज करना शुरू करो तो ये हो जाएगा T1 इंटू एल माइनस T1 इंटू एक्स माइनस टी एल प्लस टी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स माइनस T2x। टी एक्स से ये टी एक्स इस तरफ कट गया, इस टेम्परेचर को दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो दूसरी तरफ वाला बन जाता है प्लस टी एल इज इक्वल टू T1 एल
माइनस T1x प्लस T2x, और यहाँ से t की वैल्यू आ जाती है T1 प्लस T2 माइनस T1 टाइम्स x डिवाइडेड बाय L। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आ गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैं फिर से वैल्यू रख दूँ तो देखो मैंने T1 की वैल्यू क्या रखी थी 200, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बन के आ गया है टेम्परेचर T इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पर प्लस है T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी थी 100, T2 माइनस T1 करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 200 यानी कि माइनस 100 आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय L। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आ गया। x की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे चेक कर लो, फिर से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 200। x की वैल्यू L रखोगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाता है और हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद हमें क्या करना है, देखो मैं आपको बहुत ही आसान बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। आप देखो किसी भी अगर हमारे पास एक ही मटेरियल की रॉड है तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी T0 प्लस x अपॉन L टाइम्स डेल्टा T। ये हमारे पास वैल्यू आने वाली है, और यहाँ पे प्लस माइनस कर लेना डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव। क्यों, ये एक लीनियर वेरिएशन वाली इक्वेशन हो गई है। देखो अगर मैं यहाँ से इस तरफ नापता हूँ, मान लो ये मेरा x इज इक्वल टू 0 था, तो एट x इज इक्वल टू 0 T0 की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं 200, और उस तरफ जाते जाते हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा माइनस 100। डेल्टा टी की वैल्यू इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 100 का, लेकिन माइनस 100 रखूंगा, और मल्टीप्लाइड बाय x बाई एल यहाँ पर है। अगर मैं इस तरफ से इक्वेशन लिखना शुरू करूं तो देखो यहाँ पर अगर मेरा x इज इक्वल टू 0 हो गया, इस तरफ मैं x में बढ़ रहा हूँ आगे, तो यहाँ पे T0 की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं सिर्फ प्लस 100, और यहाँ पर रखूंगा प्लस x डिवाइडेड बाई एल इंटू 100, क्योंकि डेल्टा टी यहाँ पर अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस अभी भी 100 है। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस निकाल सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी इक्वेशन हो जाती है जिसको आप जगह जगह यूज कर सकते हो फॉर एनी इस तरह की यूनिफॉर्म रॉड। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेंगे। अ रॉड ऑफ लेंथ 6 मीटर हैज इट्स टू एंड्स मेंटेन एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड 500 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर ऑफ एन एंड 1 मीटर फ्रॉम द कोल्डर एंड विल बी। तो हमारे पास पहले मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर है 500 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है हमारे पास दूसरी रॉड 200 डिग्री सेल्सियस पे। टोटल हमारे पास लेंथ है 6 मीटर। टेम्परेचर कहाँ का पूछा है, टेम्परेचर पूछा है 1 मीटर फ्रॉम द कोल्डर एंड। यहाँ पर इस पॉइंट का टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है 1 मीटर। हमारे पास फॉर्मूला है T इज इक्वल टू T0 प्लस माइनस डेल्टा T इंटू एक्स डिवाइडेड बाई L। इस फॉर्मूले का यूज करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया देखो, बहुत ही सिंपल। अब आप इसको इधर से भी नाप के शुरू कर सकते हो, इधर से भी शुरू कर सकते हो, किसी भी तरफ से स्टार्ट कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये है मेरा x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस तरफ मैं देखना शुरू करूँगा, है ना। तो यहाँ पर मेरे टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, t एज अ फंक्शन ऑफ x विल बी T0 जो है यहाँ पर 500, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 500। फिर आता है मेरे पास प्लस माइनस डेल्टा टी कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो है 300 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय l। यहाँ से यहाँ तक x ये वाला कितना हो जाता है, ये था हमारे पास 1, तो ये हो जाता है 5, हो जाता है 5 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, इस तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो यहाँ पर आना चाहिए माइनस। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इससे आ जाता है 500 माइनस ये हो जाता है कितना 50 और माइनस 250 which gives you result 250 degree Celsius. Option number B is the correct answer. टेम्परेचर प्रोफाइल में हमने स्टेडी स्टेट के लिए सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं, लेकिन अब हम देखेंगे ट्रांजिएंट स्टेट को, या फिर अगर हमारे पास हीट लॉस होता है तो किस तरीके से ग्राफ बनते हैं। ध्यान देना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है कि यार ऐसा होता होगा या ऐसा होता होगा। ज़्यादा पेन उठाने की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है इसीलिए ये चीज़। तो हमें पहला पढ़ना है ट्रांजिएंट स्टेट।
ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट क्या होती है? जब हमारी स्टेडी स्टेट नहीं आई है। तो स्टेडी स्टेट नहीं आई है लेकिन फिर भी स्टेडी स्टेट पे अचीव तो करने वाले हैं। हम स्टेडी स्टेट के लिए टेम्परेचर का ग्राफ जानते हैं, मान लो इस तरीके से होता है। किसी पर्टिकुलर केस के लिए ये ग्राफ आने वाला है, हमें पता चल गया। एक्स में इस तरफ कोई ठंडी चीज़ लगी थी, यहाँ पर रॉड थी, यहाँ पर कोई गर्म चीज़ थी। तो इस तरीके से एक्स में जाओगे तो टेम्परेचर कम होता हुआ हमें दिखेगा, ये हमें पता। हमें बोल दिया कि स्टार्टिंग में पूरी की पूरी रॉड थी हमारे इस लोअर टेम्परेचर पे, पूरी रॉड यहाँ पे थी, ठीक है। ये है T इज इक्वल टू 0, ये है T इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब हीट ट्रांसफर हुआ कैसे होगा? मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचो। यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास रॉड थी जिसको हमने कनेक्ट कर दिया है किसी गर्म चीज से, यहाँ पर फायर बना दी हमने मान लो। तो इसके कारण पहले यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा हीट ट्रांसफर होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर इधर वालों का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जस्ट थोड़े टाइम बाद मेरे पास अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर बढ़ चुका होगा, लेकिन आगे वालों को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आएगा। और थोड़ी देर बाद देखूँ तो यहाँ पे और टेम्परेचर बढ़ गया होगा, इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आएगा। फिर और थोड़ी देर बाद देखूँ तो ऐसा कुछ हमें ग्राफ मिलने वाला है ना। इस तरीके से हमें ग्राफ देखने को मिलेंगे। ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट ऐसे टच हो गए। तो अगर मुझे बहुत सारे ग्राफ मिल रहे हैं, हमसे पूछा है अलग अलग टाइम इंटरवल पे कौन से ग्राफ, समय का प्रोपगेशन यहाँ जो हो रहा है वो इस तरीके से हमारा टाइम मूव कर रहा है ना। स्टार्टिंग में ये ग्राफ था, थोड़ी देर बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, दूसरी देर बाद ऐसा ऐसा, और इवेंचुअली एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट या फिर स्टेडी स्टेट जिसे बोलते हैं, उस वक्त स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगी। इसका उल्टा भी ग्राफ हो सकता था। मान लो हमें ऐसा कुछ सिचुएशन दी हुई है कि स्टेडी स्टेट में जो हमारे पास ग्राफ आने वाला है वो कुछ इस तरीके का आने वाला है, लेकिन स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 सारी की सारी रॉड हमारी हायर टेम्परेचर पे थी। ये है t इज इक्वल टू 0, ये है t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो अब थोड़े समय बाद क्या होगा? पहले हमारे इस एंड को, अब क्या क्या किया हमने, इस एंड को ठंडा किया है ना, तो इफेक्टिवली इसका टेम्परेचर गिरेगा, तो हमारा ग्राफ थोड़ी देर में कुछ ऐसा आएगा। तो हमारा ये हो जाएगा T1। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ग्राफ ऐसा होगा, ये हो जाएगा T2। और फिर उसके और थोड़ी देर बाद अगर मैं देखूं तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। समय का पहिया कैसे घूम रहा है, इस तरफ हमारा टाइम मूव कर रहा है। ये ट्रांजिएंट वाले ग्राफ्स हो गए। अब देखते हैं दूसरे तरीके के ग्राफ जो हमें देखते हैं, वो है हीट लॉस या हीट गेन वाले। समझते हैं पहले उसमें हो क्या रहा है, हेडिंग लिख लेते हैं। हमारे पास हीट लॉस या हीट गेन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर इंसुलेशन है वहां पर, इंसुलेशन अच्छा नहीं है, तो पुअर इंसुलेशन लिख दूं मैं उसको, इंसुलेशन। इसके ग्राफ कुछ वैसे भी हो सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो फिन्स जो होते हैं, आपने देखा होगा जो कांटे भी होते हैं, कांटे होते हैं ना इस तरीके से। तो एक फिन है, यहाँ पे हॉट बॉडी है, ये एक रॉड है इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर से ऐसे ऐसे इस जगह से भी हीट लॉस हो रहा है हवा में से, यहाँ से हीट लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसे एक्चुअल हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो इसमें से बाहर नहीं जा रहा है, तो साइड से लॉस होता है। तो उसका भी कुछ टेम्परेचर प्रोफाइल तो होती है, तो वो चीज़ समझ लेते हैं। हमारे पास इस तरीके से मान लो एक रॉड है, यहाँ पर है हमारे पास टी हॉट, या यहाँ पर है हमारे पास टी कोल्ड। इसका एक्चुअल जो ग्राफ होना चाहिए हमारे पास स्टेडी स्टेट पे कुछ ऐसा ग्राफ होना चाहिए, करेक्ट। तो स्टेडी स्टेट पे होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम बात स्टेडी स्टेट की करेंगे, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ से हीट आ रही थी और थोड़ी थोड़ी हीट इधर उधर निकल जाती है। ये इधर निकल गई, इधर निकल गई, इधर निकल गई, इधर निकल गई, और फिर भी काफ़ी सारी उस तरफ जा रही है। इस केस में क्या होगा हमारा, क्योंकि हीट का लॉस पहले ही होने लग गया है, यहाँ पर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है। एट x इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर इस वाले रिजर्वायर का है, एट x इज इक्वल टू TC टेम्परेचर हमारे पास इस वाले रिजर्वायर का है। बीच में हमारे पास पहले ही टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप हो जा रहा है कि यहाँ पर हमारे पास हीट का लॉस इस तरीके से हो रहा है, ये आपको समझना है। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर हीट लॉस होने की जगह हीट गेन हो रहा होता, मान लो सराउंडिंग उन सबसे ज़्यादा गर्म है, उस केस में हमारे पास इस तरीके से बीच बीच में हीट
इस तरीके से अंदर आ रही होती और यहाँ पर ज़्यादा करंट आ रहा होता, उस केस में हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता। करेक्ट। तो ये आपको समझने की चीज़ थी, उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो हमारे पास इस तरफ है टी एच और इस तरफ है हमारे पास टी कोल्ड। ये लगी हुई है हमारी रॉड, यहाँ पर इस तरीके से हमारी हीट फ्लो हो रही थी, लेकिन साथ में सराउंडिंग्स में से बहुत सारी हीट और इस तरीके से ऐड होती जा रही है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्चुअल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अब की बार वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। दिस इज रियल, दिस इज आइडियल, दिस इज आइडियल, दिस इज रियल। बस इतना ही हमें समझना था। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर होता क्या है? देखो, अभी तक हमने देखा था हमारे पास इस तरीके से हीट ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पर हमारे पास कुछ चेंज इन टेम्परेचर होता था और कुछ लेंथ होती थी, उसमें कुछ हीट करंट होता था। लेकिन अब मैं छोटी सी इस तरीके से थिकनेस लूंगा, बहुत ही छोटी सी। ये थिकनेस कितनी है? dx। इस थिकनेस के अक्रॉस चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? वो होगा हमारे पास dt। ओके, लेकिन इसमें हीट करंट तो अभी भी उतना ही है जो पहले होता था, है ना? हीट करंट थोड़ी छोटा हो जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू के ए डी टी अपॉन डी एक्स। और क्योंकि हमारी हीट ट्रांसफर उस दिशा में होता है जिस तरफ टेम्परेचर कम हो रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर की वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हमें एक माइनस इस तरीके से लगा देना होता है और ये बन गई हमारी डिफरेंशियल फॉर्म। तो इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे? देखो, हम जब भी इस तरीके से पढ़ते हैं, हमारे लिए हीट जो फ्लो हो रहा है, हीट करंट, वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो या तो वेरिएशन हो सकता है के में या फिर ए में। के में वेरिएशन किस तरीके से हो सकता है? बोल देंगे कि एक रॉड है जिसमें के चेंज हो रहा है, अगर आप एक्स में आगे जाते हो तो के इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। उसको फिर आपको डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट करना है यहाँ पर और आप आंसर निकाल सकते हो। या फिर बोल दिया जाएगा के इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई टी इन केल्विन। तो यहाँ पर भी आपके पास एक फंक्शन आ गया, उसमें आप के को इधर ही रहने दोगे, dx को इधर ले जाओगे, ए को इधर ले जाओगे और सॉल्व कर सकते हो। ये तो वेरिएशन इन के हमने देखा। एरिया में भी वेरिएशन हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है? कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ऐसा कब होगा? मान लो हमारे पास इस तरह की रॉड ना होकर के कुछ इस तरीके की रॉड हो, तो एक्स में मैं आगे जाता हूँ, यहाँ एरिया अलग है, यहाँ क्रॉस सेक्शन का एरिया अलग है। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर एरिया इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, उसका एक्सपेंशन हो जा रहा है, कुछ एरिया वेरिया चेंज हो रहा है। नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो ये सब हमें नहीं पढ़ना होता है। हमें बस 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला है टेपर्ड रॉड। टेपर्ड रॉड, टेपर्ड रॉड होती क्या है? वो एक इस तरीके से टेपर होता है, तो उसमें इसको बना लेते हैं। हमारे पास मान लो इस तरीके से एक रॉड है जिसका इधर की तरफ क्रॉस सेक्शन है कुछ, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन इस तरीके से, ये हमारी रॉड है। इस एंड पर हमारे पास टेम्परेचर है T1, यहाँ पर है टेम्परेचर T2, ये है R1, यहाँ पर है रेडियस R2। ठीक, यहाँ पर हीट किस तरीके से फ्लो हो रही है? यहाँ पर कुछ हीट करंट होगा हमारे पास H, और यहाँ पर भी उतना ही हीट करंट होगा H। यहाँ पर हीट करंट चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि जितना इधर से घुसेगा इधर से ही तो निकलेगा। इधर से हम मान रहे हैं कंप्लीटली इंसुलेटेड है। और एक चीज़, यहाँ पर हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है मटेरियल की, वो दी हुई है के। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? यहाँ से जो हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा हमारे पास, उसके लिए इक्वेशन क्या है? H इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक, हमें सॉल्व करना शुरू करना है। तो यहाँ से किसी भी मैं x पर जाऊंगा तो x पर मेरे को रेडियस अलग अलग मिलेगा। यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, यहाँ पर रेडियस कम है, तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x। पहली बात तो हमें ये समझ में आ जाती है, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x। ये हमने देख लिया। क्या उसकी कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, ये है हमारा ऐसा,
ये है R2, ये है R1 और ये इस तरीके से यहाँ से किसी भी x पर मैं जाऊँगा तो मुझे रेडियस की अलग-अलग वैल्यू मिलेंगी। मैं लिख सकता हूँ पहली बात तो रेडियस इज़ अ फंक्शन ऑफ x और इसको मैं सीधे-सीधे लिख भी सकता हूँ। देखो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r हमेशा r1 से तो बड़ा ही है। r इज़ इक्वल टू r1 प्लस r2 माइनस r1 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय l। आप इसको चेक कर सकते हो ये कहाँ से आया, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आप पता कर सकते हो, है ना? या फिर सिमिलर ट्राइंगल से कर लो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, r माइनस r1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय l से करोगे तो भी यही चीज़ आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर से इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, देखो क्या बन जाता है, h इज इक्वल टू माइनस के एरिया की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर r की जगह मैं ये वाला फंक्शन रख दूँ तो ये पूरा एक्स स्क्वायर का फंक्शन बन जाएगा। फिर डी एक्स को मैं इधर ले जाऊँगा, इस फंक्शन को नीचे लाऊंगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर लूँगा और मेरे को रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन वो करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरा अप्रोच यहाँ पर जो हमें यूज़ करनी है, यहाँ पर इसको यहीं पे पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, डी एक्स को मैं डी आर की टर्म्स में ले आता हूँ, लिमिट चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो डी आर की जगह मुझे मिलता है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई L टाइम्स dx। ओके, तो या फिर मैं लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू L dr अपॉन R2 माइनस R1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई और अब इसको वहाँ पे रख देते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h dx की जगह मैं लिख दूंगा L अपॉन R2 माइनस R1 टाइम्स dr डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, के पाई आर स्क्वायर। तो के पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी टी। करेक्ट, इसको बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लिमिट्स क्या रखेंगे। देखो यहाँ पर लिमिट्स आएंगी, अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यूज रख के चेक कर सकते हो। लेकिन जब रेडियस की वैल्यू R1 है तो टेम्परेचर है T1, तो यहाँ रख दूंगा मैं रेडियस की वैल्यू R1 है, टेम्परेचर है T1। जिस वक्त रेडियस की वैल्यू R2 होती है उस वक्त टेम्परेचर होता है T2। ये R2 यहाँ पर T2। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो ये जो भी टर्म है ये पूरी की पूरी बाहर निकल आएगी, पूरी की पूरी कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, चेंज तो सिर्फ R हो रहा है यहाँ पर, है ना। R1 R2 R फिक्स कांस्टेंट, ये जाएगा H L अपॉन के पाई R2 माइनस R1 और इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई आर। तो माइनस 1 बाय आर आ जाता है, माइनस 1 बाय आर। लिमिट क्या लगेगी, R1 से लेकर R2 तक, विच विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आ जाता है हमारा T, इसकी लिमिट है T1 से लेकर के T2 तक। यहाँ भी एक माइनस था ये वाला, दोनों ही माइनस यहाँ पर इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पर अब लिमिट्स खाली लगा देनी है, एच एल अपॉन के बाय R2 माइनस R1 और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1। यहाँ पर ये इस तरीके से कट जाएंगे, लेकिन एक -1 हमें देखने को मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एच एल अपॉन के बाय R1 R2। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन हमारी एक्चुअली सॉल्व हो चुकी है, लेकिन हम इस इक्वेशन के साथ करना क्या चाहते हैं। मैं एक्चुअली चाहूँगा, मैं पता करना चाहूँगा कि भाई इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना है। अगर मैं कुछ टेम्परेचर डिफरेंस लगाता हूँ तो मुझे थर्मल करंट कितना मिलता है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस मैंने कितना लगाया है, T1 माइनस T2। T1 हायर टेम्परेचर है तभी तो ये इस तरफ फ्लो हो रही है, तो T1 माइनस T2 ये है हमारा डेल्टा T इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। क्या होता है हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर होता है हमारे पास डेल्टा T इज इक्वल टू H इंटू आर थर्मल। डेल्टा T इज इक्वल टू H, तो ये जो बची हुई टर्म है वो है हमारा आर थर्मल। आर थर्मल, तो यहाँ से आर थर्मल की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है L अपॉन के पाई R1 R2। बहुत ही सिंपल, ये रिजल्ट याद रखना भी बहुत आसान है। वैसे हमारे पास क्या आ जाता था,
आर थर्मल की वैल्यू कितनी हो जाती थी, वो हो जाता था हमारे पास एल अपॉन के ए। यहाँ पर एल अपॉन के एज इट इज है, देखो एल अपॉन के, और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर आने के बजाय पाई R1 R2 वो वैल्यू आ रही है, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। थिक हॉलो सिलेंडर, इसका भी थर्मल रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। हम करना क्या चाहते हैं, हमारे पास एक थिक हॉलो इस तरीके से, पहले तो सिलेंडर बना लो। यहाँ पर ये है हमारा सिलेंडर, ओके, इस तरीके से। अब इस सिलेंडर में किस तरीके से हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर अंदर हमने कुछ हीटिंग एलिमेंट डाला हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको साइड से अगर देखोगे इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा होगा ऐसे, ये सब हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, एच करंट, टोटल हीट करंट आ जाएगा। ओके, तो अंदर हमारे पास कुछ टेम्परेचर होगा, यहाँ पर होगा T1, यहाँ पर होगा T2, तो हमारे पास कुछ हीट ट्रांसफर होगा। इसकी लेंथ हमारे पास है ये वाली लेंथ L, रेडियस भी लिख लेते हैं, अंदर वाला रेडियस होगा R1, यहाँ पर होगा R2, ठीक। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर के लिए हमें एक एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है हीट करंट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन टी एक्स होती है। तो यहाँ से हम इस दिशा में x लेंगे, इस दिशा में जाएंगे, उसके परपेंडिकुलर ये हमारे पास एक एरिया होगा, ऐसे बहुत ही पतला सा थिन सिलेंडर होगा, है ना, इस तरीके से ऐसे हम जा रहे हो। तो पहली बात तो यहाँ पर अब क्योंकि हम रेडियस में जा रहे हैं, तो इसको मैं dx की जगह dr कर दूं, इसको मैं लिख दूंगा दिस इज dr। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो h की वैल्यू तो जो भी होगी, अगर मैंने कुछ फिक्स टेम्परेचर डिफरेंस लगाया तो मुझे कुछ फिक्स करंट ही मिल रहा होगा, वो करंट वैल्यू बदलता नहीं है, हमें पता करना है बस वो कितना है। ओके, तो यहाँ पर h इज इक्वल टू माइनस के ए, एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसी भी r डिस्टेंस पर, यहाँ से अगर मैं r डिस्टेंस पे हूँ तो मुझे एक इस तरीके से जो एरिया कंसिडर करना है वो कितना हो जाएगा, देखो वो ऐसा वाला एरिया होगा, है ना, इस पूरे में से इस तरीके से हीट बाहर जा रही है, तो वो जो एरिया है वो जाएगा 2πr इंटू एल, 2πr इंटू एल, ए की जगह मैं लिख दूंगा 2πr मल्टीप्लाइड बाय एल, ओके, मल्टीप्लाइड बाय डी टी अपॉन डी आर। बहुत ही सिंपल है, खाली इंटीग्रेट कर देना, बाकी सब तो कांस्टेंट आ गया और तो कुछ है नहीं। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है h अपॉन माइनस के 2πl इंटू डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू डी टी। बस अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है देखो इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट चीज़ है, तो इसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, यहाँ पर हम इस तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट्स क्या लगेगी, जिस वक्त r की वैल्यू R1 थी उस वक्त टेम्परेचर था T1, तो यहाँ पर R1 T1, और जिस वक्त r की वैल्यू बढ़ते बढ़ते R2 हो गई, टेम्परेचर था T2, तो यहाँ पर R2, यहाँ पर T2। सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो dr अपॉन r, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln r, है ना, तो ln r आ जाएगा यहाँ पर, यह ln ऑफ r, और उसके ऊपर हमने लिमिट लगा रखी है R1 से लेकर के R2 तक, यहाँ h अपॉन माइनस एच अपॉन 2πkl इज इक्वल टू, ये तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, आ जाएगा कितना, T2 माइनस T1, ठीक। ये वाला माइनस को आप दूसरी तरफ ले जाओ और ये क्या बन जाएगा हमारा, ln ऑफ R2 माइनस ln ऑफ R1, और ln में R2 माइनस ln R1 करोगे तो वो ln R2 बाई R1 हो जाएगा। तो देखो इसी को मैं लिख सकता हूँ h अपॉन 2πkl इंटू ln ऑफ R2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2। पता क्या करना चाहते हैं हमें इक्वेशन पता करनी है, डेल्टा T इज इक्वल टू H टाइम्स R थर्मल, है ना, यही तो हमें पता करना है। डेल्टा T क्या हो जाएगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस, तो यानी कि T1 माइनस T2, यहाँ पे क्या है T1 माइनस T2, और ये है हमारा H, तो ये H भी है, तो ये जो बची हुई टर्म है वही हो जाता है हमारा
आर थर्मल, तो यहाँ से हमारे पास आर थर्मल की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है ln ऑफ R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई के एल। यही हमारा आंसर आ जाता है। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ थिक स्फेरिकल शेल। देखो हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हमारे पास एक थिक स्फेरिकल शेल है। ये कैसा शेल है, देखो इस तरीके का हमारा शेल होगा। यहाँ पर अंदर की सरफेस का टेम्परेचर होगा मान लो T1 और बाहर की सरफेस होगी T2 टेम्परेचर। अगर T1 बड़ा है तो बाहर की तरफ हीट ट्रांसफर होगा, अगर T2 बड़ा है तो अंदर की तरफ हीट ट्रांसफर होगा। जो भी होगा हमारे पास एक हीट करंट आ जाएगा H। और अगर हमें टेम्परेचर डिफरेंस पता है तो हमें ये पता करना है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डेल्टा T इज इक्वल टू H टाइम्स आर थर्मल। तो हमें आर थर्मल पता करना है इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए। ज्योमेट्री क्या है देखते हैं, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से अगर मैं अंदर हूँ तो रेडियस है R1, यहाँ पर है टेम्परेचर अंदर की तरफ T1। यहाँ से अगर मैं बाहर जाऊँगा तो रेडियस मिलता है मुझे R2, बाहर का टेम्परेचर है T2। मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है हमें K। ओके, अब क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ से देखो जब हीट ट्रांसफर होगा, पहले तो हीट ट्रांसफर का डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं बोलूँ T1 इज मोर देन T2, उल्टा होगा तो अपने आप H की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अभी के लिए इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन ये हो जाएगा ऐसे, 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 ऐसे। बाहर की तरफ हमारे पास हीट करंट है H। ठीक है, हीट करंट इस तरफ जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर एक पतली सी स्ट्रिप इस तरीके से ली जाए कि उसकी थिकनेस हो जाए हमारी छोटी सी dr, है ना। तो यहाँ पर एक पतला सा ऐसे एलिमेंट कंसिडर किया जाना चाहिए। बहुत ही पतला सा उसकी थिकनेस है dr। अब इस पतला सा जो हमारी थिन शीट बन गई ना, इस तरीके से आप देख सकते हो, उसके अक्रॉस हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है dt, उसकी थिकनेस है dr। तो हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, dt अपॉन dr। और उसके हिसाब से हमारे पास इक्वेशन है हीट करंट इज इक्वल टू के ए डी टी अपॉन डी आर। यहाँ पर ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया होगा, ये पूरा का पूरा जो हमारे पास एरिया होगा, हमारे पास है ना, वो एक 3 डायमेंशनल स्फेयर इस तरीके से होगा, आप उसको इस तरीके से समझो। और एरिया की जो वैल्यू हो जाएगी, एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो एक स्फेयर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होता है। तो ऑल राइट, यहाँ पे वैल्यूज रखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस भी होता है, उसको नहीं भूलेंगे। h इज इक्वल टू माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी आर। बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, दूसरी तरफ लेके आओ तो ये हो जाता है h माइनस 4 पाई के, और ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट क्या रखेंगे, जिस वक्त R2 की वैल्यू है R1, टेम्परेचर है T1, तो यहाँ पर R1 पे T1, R2 पर T2। इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाता है, देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसको डी आर इंटीग्रेट करोगे तो बेसिकली वो बन जाता है माइनस 1 अपॉन आर। और यहाँ पर एक माइनस है, ये माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है एच अपॉन 4 पाई के 1 अपॉन आर। लिमिट रखूंगा R1 से लेकर R2 तक विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1। तो ये हो जाता है एच अपॉन 4 पाई के 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये जाता है R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। इसी को मैं सीधे लिख देता हूँ R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ओके, इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब देखो यहाँ पर थोड़ा लिमिट चेक कर लेते हैं ना। हमारे पास R1 और R2 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, हमारे पास R1 छोटा है, R2 बड़ा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। हमारे पास T2 और T1 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे हमने देखा है T1 बड़ा है, T2 छोटा है, तो ये भी नेगेटिव आने वाला है। इन दोनों को स्वैप कर देते हैं, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू H टाइम्स R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2।
ये इसको आप कंपेयर कर लो। अब ये इक्वेशन कौन सी आ गई हमारी, डेल्टा टी इज इक्वल टू एच टाइम्स आर थर्मल। तो यहाँ से आर थर्मल का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, जो हमने डेराइव कर लिया, हो जाता है R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2, और यही हमारा आंसर है। अभी जो हमने डेरिवेशन किया था उस पे बेस्ड एक डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया। द फिगर शोज अ सिस्टम ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 R2 आर kept at temperature T1 and T2 respectively. The radial rate of flow of heat in the substance between the two concentric sphere is proportional to. अभी तो हमने डेराइव किया, इसका आंसर सी आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या हो गया? देखो हमारे पास इस तरीके से, मान लो अभी तक कोई रॉड होती थी, तो उसकी कुछ लेंथ होती थी, लेंथ L, उसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता था और उसकी कुछ कंडक्टिविटी होती थी K। ये अभी तक फिक्स होती थी, तो उसके कारण इसका एक रेजिस्टेंस निकल के आता था। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती थी? हो जाती थी L अपॉन KA। इस बार हमें बोल दिया है K इज अ फंक्शन ऑफ X, कोई भी फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल K की वैल्यू मैं बोल दूँ K इज इक्वल टू K0 1 प्लस X डिवाइडेड बाय L। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा उसमें यहाँ पर K की वैल्यू आप एज इट इज ये नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हर छोटे छोटे सेगमेंट के लिए हम मानेंगे कि यहाँ पर इस छोटी सी थिकनेस वाली जो रॉड है उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, सभी को ऐड कर देंगे, छोटे छोटे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। ऑलराइट, बहुत ही आसान है। करना कैसे, शुरू करें इसको। तो पहले तो समझते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पर। पहले तो एक्स कहाँ है, दिस वॉज एक्स इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे हमारे पास x इज इक्वल टू एल हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लेंथ है l। तो यहाँ पर हमारी कंडक्टिविटी कितनी आती है, x की वैल्यू 0 रखते हुए जाती है K0, और यहाँ तक आते आते x की वैल्यू आप l रखोगे तो हो जाएगा 2K0। तो हमारे पास यहाँ पर एक लीनियर वेरिएशन है, लीनियर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। इस तरफ कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इस तरफ थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा। अगर हमसे इसका ग्राफ भी पूछा जाए टेम्परेचर का, तो कुछ ऐसा आने वाला है, पर वो सब अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले हमारी इक्वेशन लिखते हैं। हमारी जो हीट की इक्वेशन है, हीट करंट इज इक्वल टू माइनस KA dt अपॉन dx। यहाँ पर K की जगह हम वैल्यू रख देंगे K0 1 प्लस एक्स बाई एल, इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी H अपॉन A इंटू dx अपॉन नीचे क्या है K0 1 प्लस x डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू dt माइनस का। क्या इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? देखो यहाँ पर तो ये तो बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। इस तरफ ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इसको इंटीग्रेट करने का क्या कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ 1 प्लस एक्स बाय एल, इसको मैं लिख दूँ y, तो dx की वैल्यू dx अपॉन l होगा ना, dx अपॉन l इज इक्वल टू dy होगा। तो यहाँ पर l इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ये हमारी टर्म क्या बन जाती है, h अपॉन K0 a, dx की जगह मैं लिख दूंगा l dy, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस dt। यहाँ पर अब हम यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे बड़ी आसानी से। लिमिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास है मान लो T1, यहाँ पर है T2। ऑलराइट, जिस वक्त x की वैल्यू 0 है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू है 1। व्हेन x इज इक्वल टू l, y की वैल्यू कितनी हो जाती है? यहाँ पर देखो x की वैल्यू रख दो आप l, तो y की वैल्यू हो जाती है 2। और x की वैल्यू 0 पर टेम्परेचर कितना है, T1, और x की वैल्यू हम अगर l रखते हैं तो टेम्परेचर कितना है, T2। तो हमारे पास लिमिट्स भी आ चुकी हैं और उन्हीं को हम रख देंगे यहाँ पर। देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, यहाँ पर लिमिट्स रखता हूँ। y की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर के 2 तक, dt की वैल्यू जा रही है T1 से लेकर के T2 तक। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। dy अपॉन y ये क्या होता है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, जाएगा log ऑफ y, और लिमिट रख दोगे log
2 माइनस log 1 है ना, log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1, log 1 तो होता ही है हमारा 0, तो ये नेचुरल लॉग होता है, तो ln2 यहाँ पर आने वाला है। इस तरफ हमारे पास वैल्यू आ जाती है एच एल अपॉन के नॉट ए इंटू ln2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और यहाँ पर एक माइनस भी लगा हुआ था हमारे पास इस तरीके से। यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो हमारे पास टेम्परेचर कौन सा वाला ज़्यादा है। अगर हमारे पास मान लो इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हम अभी तक देख रहे थे, T1 की वैल्यू ज़्यादा थी, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू ज़्यादा, ये माइनस को आप इधर ले आओगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एच टाइम्स, हमारे पास वैल्यू आ जाती है L इंटू ln2 अपॉन के नॉट ए। तो यहाँ पर हमारे पास आर थर्मल की वैल्यू आ जाती है, आर थर्मल इज इक्वल टू L इंटू ln2 डिवाइडेड बाय के नॉट ए। यही हमें पता करना था, बहुत ही सिंपल है। तो अब आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिया होगा, तो आप यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस रखेंगे, ये वैल्यू आप ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको हीट करंट पता चल जाएगा। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपको हीट करंट दिया हुआ है, ये आपको पता है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है वो भी आप निकाल सकते हैं। वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी में ही और एक तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास देखो, ये हमारी वही रॉड है, यहाँ पर हमारे पास T1, यहाँ पर है T2, हमें दिया है T1 इज मोर देन T2, हमारे पास इस दिशा में कुछ हीट करंट आ जाएगा H, और इस बार जो हमारी कंडक्टिविटी है K, वो बदल रही है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ कैसे बदल सकती है, देखो हमें लिख दिया है कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू के नॉट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T, T इन केल्विन। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले तो यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर इस ज्योमेट्री के कारण कोई भी फिक्स रेजिस्टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम इसका रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू बदल देता हूँ, है ना, तो हमारे पास कंडक्टिविटी बदल जाती है, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर का भी फंक्शन हो गया, वो सिर्फ ज्योमेट्री का फंक्शन नहीं है। तो हमारे पास वो जो H इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू आर थर्मल, ये जो हो जाता था, ये अब काम नहीं करने वाली है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा काम तो सॉल्व करना है। H इज इक्वल टू माइनस के ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। कौन सा एलिमेंट कंसिडर किया जाए? यहाँ पर एक ऐसा पतली सी थिकनेस की डिस्क को कंसिडर करो, उसकी थिकनेस है dx, हम यहाँ से x डिस्टेंस पे जा चुके हैं, उसकी थिकनेस है dx। ओके, तो उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस dt है, वहाँ पर हमारी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो यहाँ पर H इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू आप रखोगे तो वो जाएगी के नॉट अपॉन टी, के नॉट डिवाइडेड बाई टी। एरिया, एरिया तो है पाई आर स्क्वायर, तो उसको मैं अभी ए ही लिख देता हूँ, इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। बहुत ही सिंपल है इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली। यहाँ पर आप ले आओगे तो H अपॉन के नॉट ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टी। तो यहाँ पर ये देखो सब कांस्टेंट है, कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है, सीधे आसानी से ये डी एक्स इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पर ये इंटीग्रेट होकर के एल एन वाली चीज़ हमें मिलने वाली है। तो डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे, लिमिट क्या आएगी यहाँ L1 से लेकर के L2, तो बेसिकली x की वैल्यू 0 से लेकर के L तक जा रही है, जो भी लेंथ है ना, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L तक। टेम्परेचर की वैल्यू T1 से लेकर के T2 तक जा रही है, T1 से लेकर के T2 तक। वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है H अपॉन के नॉट ए एल इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी ln ऑफ T2 माइनस ln अपॉन T1। तो ln ऑफ T2 माइनस T1 आता है, लेकिन उसी का उल्टा हो जाएगा, तो ln ऑफ T1 माइनस T2। क्यों हुआ ये? क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी एक काम की इक्वेशन है। या फिर इसी को मैं अगर ई रेस टू की पावर चढ़ा दूँ कुछ, तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या आती है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर HL अपॉन के नॉट ए। यहाँ हम लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2 ई रेस टू पावर HL अपॉन के नॉट ए। यहाँ पर हम देखेंगे, इस फॉर्मूले को देख लो या इस फॉर्मूले को देख लो, किसी भी फॉर्मूले को देख लो, आपको वो नहीं मिलेगा V इज इक्वल टू आई आर। उसकी तरह क्या होता था, डेल्टा टी इज इक्वल टू H टाइम्स आर थर्मल। ये वाली फॉर्म में आप इसको ला ही नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि आर थर्मल कांस्टेंट है ही नहीं।
कंडक्टिविटी ही टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, तो ज्योमेट्री कैसी भी हो, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा ही होगा, उसको आप ऐसे अलग नहीं कर सकते यहाँ पर, है ना। तो उस फॉर्म में नहीं आ पा रहा, कुछ अलग सा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। पॉइंट क्या है, हमें समझ में आना चाहिए किस तरीके से एलिमेंट लेकर के हमें इंटीग्रेट करना होता है। अब हम कुछ कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। हीट ट्रांसफर कंडक्शन किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास इस तरीके से एक गड्ढा है और यहाँ पर हमारे पास बाहर है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, -T डिग्री सेल्सियस, है ना। और यहाँ पर पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर बर्फ़ जमने लगेगी। तो यहाँ पे बर्फ़ जमेगी, कुछ देर में उसकी कुछ थिकनेस होगी, थोड़ी देर बाद उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाहर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो लेटेंट हीट चली जा रही है और वहाँ पे बर्फ़ जम रही है। इसमें एक जो हम झोल करने वाले हैं वो, कि बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है ना? बर्फ़ एक्सपैंड करती है जमने के बाद, तो हम वो चेंजेस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो टाइम का फंक्शन होगी यहाँ पे, जो हमारी थिकनेस होगी ना वो टाइम का फंक्शन होगी। तो मान लो किसी भी टाइम टी पर हमारे पास इतनी बर्फ़ जम चुकी है ऑलरेडी, राइट। इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज वाई, और डी टी टाइम में हमारे पास डी वाई थिकनेस और जम जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर कैसे होगा, यहाँ से हीट जाएगी वहां तक इस तरीके से। तो हमारे पास ये कुछ इसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा, हमारे पास कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, उसके कारण जो हीट ट्रांसफर होगा उसके कारण ये वाली थिकनेस हमारी आने वाली है। तो देखो इसको लिखते हैं, हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 है और यहाँ पर T है, तो हायर साइड से -T करोगे तो यह जाता है T डिग्री सेल्सियस, ओके, या फिर T केल्विन। हमारे पास जो हीट करंट हो जाता है, हीट करंट की वैल्यू कितनी होती है, वो हो जाएगा K A इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना हो जाता है, डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, यानी कि वो तो वैल्यू ही है खुद वाई। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि अभी हम डायरेक्शन मैन्युअली हैंडल कर रहे हैं, हमें पता है हीट फ्लो इस तरफ होने वाला है, टेम्परेचर डिफरेंस हम इस तरीके से ले रहे हैं, तो हम साइन वगैरह यहाँ पर अभी नहीं लगाएंगे। ये है हमारा हीट करंट। अच्छा, हीट करंट आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि थोड़ी सी देर में H इंटू डी टी, थोड़ी सी देर में जो हीट ट्रांसफर होगी वो किसके बराबर होगी, उसके कारण यहाँ पर हमारा कुछ पानी है वो लिक्विड से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम यहाँ पर यूज करेंगे, और उससे हमारे पास कुछ एरिया है यहाँ पर, एरिया इंटू डी वाई, छोटा सा वॉल्यूम है ना, उस वॉल्यूम को पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। तो एरिया इंटू हाइट डी वाई इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमारे पास और एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से H की वैल्यू मैं रख देता हूँ इस तरीके से, तो हमारे पास देखो क्या आ जाता है, H की वैल्यू मैं रख दूंगा LF A रो dy अपॉन dt इज इक्वल टू K A डेल्टा T अपॉन y। यहाँ पर एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y dy इज इक्वल टू K डेल्टा T अपॉन L रो इंटू डी टी। इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमारा टेम्परेचर डिफरेंस में कोई भी चेंज आ रहा है। देखो पानी पूरा का पूरा 0 डिग्री सेल्सियस पे था, ये हमेशा हमारी सराउंडिंग -T पे थी। टेम्परेचर डिफरेंस में कोई चेंज नहीं है, ये चीज़ वेरी नहीं हो रही है। थर्मल कंडक्टिविटी आइस की यूज़ हो रही है यहाँ पर, है ना, तो के आइस यूज़ हो रही है यहाँ पे, ये भी रुक लो, के इज इक्वल टू के ऑफ आइस। तो ये सारी कुछ वैल्यू, अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ही आसान है यार, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, y की वैल्यू 0 से y तक, टाइम की वैल्यू 0 से t तक, तो ये आ जाएगा हमारे पास y² अपॉन 2 इज इक्वल टू k डेल्टा t अपॉन l रो इंटू टी। तो मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2k डेल्टा t अपॉन l रो इंटू टी अंडर रूट। ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया।
समय के साथ साथ y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं इस तरीके से, y एज फंक्शन ऑफ टाइम t, हमारे पास इस तरीके का कुछ ग्राफ आएगा, पैराबोलिक। ओके, क्या t की वैल्यू मैं इधर इनफाइनाइट कर दूं तो y की वैल्यू इनफाइनाइट जाती है, या हमें कुछ एक ऐसे एसिम्प्टोटिक वैल्यू मिल जाती है कि y की कुछ फिक्स वैल्यू? नहीं, t की वैल्यू इनफाइनाइट रखो, y की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी हर एक गड्ढे को अगर सफिशिएंट टाइम दिया जाए तो नीचे तक बर्फ जम जाएगी, लेकिन वो टाइम एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाता है। एक्सपोनेंशियली तो नहीं बोलेंगे, बढ़ता चला जाता है। और एक चीज देखो यहाँ पर, हमसे इसमें क्वेश्चन किस तरीके का पूछे जा सकते हैं? ये पूछा जाएगा कि इन 1 डे मेरे पास यहाँ से 2 इंच आइस जम जाती है, तो इन नेक्स्ट डे मेरे पास कितने इंच आइस और एक्स्ट्रा जम जाएगी? या फिर क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछेंगे टोटल थिकनेस कितनी होगी, या फिर ये कितनी होगी? बहुत सारे तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। हमें यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है y इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, ये हमें समझ लें। कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन का एक बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसके बाद वाला सवाल तो और भी अच्छा है, लेकिन पहले इसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बार एक हॉट रिजर्वायर है, यहाँ पर एक इस तरीके से रॉड लगी हुई है जिसकी लेंथ मान लो L है, एरिया A है और उसकी कंडक्टिविटी है K। यहाँ पर हमारे पास एक मास रखा हुआ है, उसका इनिशियल टेम्परेचर है कुछ T0, और फिर अब होगा क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पर इसका समय t=0 पे मान लो इन्हें कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से हीट इस तरफ ट्रांसफर होने लगेगी, ये हायर टेम्परेचर पे है तो हीट इस तरफ ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर की रेट कम हो जाएगी, पर फिर भी होगी इधर ही, तो इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो इनिशियली टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा था, फिर धीरे होता जाएगा, धीरे होता जाएगा, धीरे होता जाएगा। क्या ऐसा कभी भी होगा कि इसका टेम्परेचर एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाए? उसके लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगने वाला है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, हम पहले ये फील कर सकते हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये क्या चीज का ग्राफ है? टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक, है ना, टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक। इसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, उस लिमिट से ऊपर ये नहीं जा सकता। वो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। इससे ज्यादा थोड़ी है कभी गर्म हो सकता, नहीं हो सकता, और वो होने में भी उसको इनफाइनाइट टाइम लगने वाला है। तो ये जो इस तरीके के ग्राफ होते हैं उसको रिजल्ट मतलब कैसे लिखा जाएगा? देखो यहाँ पर इनके बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पर भी टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पर भी टेम्परेचर डिफरेंस है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसका जो रिजल्ट आने वाला है, मैं देख के बता देता हूँ आपको, वो आएगा डेल्टा टी, है ना। इसका टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर का बीच का जो डिफरेंस है इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट। डेल्टा टी नॉट क्या है? एकदम इनिशियली जो डिफरेंस था, जो मैक्सिमम डिफरेंस ये वाला है, उसका एक e⁻⁻ ऐसे कोई वैल्यू आने वाली है, ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा, इसको डेराइव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे को एक चीज और मान लेनी है कि इस रॉड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 है। अच्छा, यहाँ पर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती है हमारी थर्मल कैपेसिटी C इज इक्वल टू MS। इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन और साइन को हम मैन्युअली हैंडल कर लेंगे। तो हमारे पास देखो जो हीट करंट आ जाएगा, हीट करंट किस दिशा में है? ये वाला हीट करंट, वो भी टाइम का फंक्शन है। इनिशियली हीट करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है। H जो कि एक समय का फंक्शन है, H इज अ फंक्शन ऑफ टाइम T, इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू हो जाएगी के ए डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाय TH माइनस T। यहाँ पर ये T क्या है? दिस इज ब्लॉक का टेम्परेचर, ब्लॉक का टेम्परेचर एट टाइम T। किसी भी समय पर उसका ये टेम्परेचर ही तो बदल रहा है, ये तो फिक्स्ड है, ये सब वैल्यू फिक्स्ड है, यही बदल रहा है, उसके कारण H की वैल्यू बदल जाती है। ओके, और एक चीज, हमें किसी भी छोटे से टाइम इंटरवल dt में दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी? H इंटू dt। ये क्या है? हीट करंट इंटू छोटा सा टाइम, छोटी सी एनर्जी आ गई इसमें, उसके कारण इसका छोटा सा टेम्परेचर राइज हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू MS डेल्टा टी, या फिर कैपेसिटी कौन सी? थर्मल कैपेसिटी C इंटू उसका छोटा सा जो टेम्परेचर राइज हो गया dt। ओके, यहाँ से H की वैल्यू यहाँ से आप यहाँ पे रख दो, आपका इक्वेशन जो आपको इंटीग्रेट करनी है वो मिल जाएगी। H इज इक्वल टू
के ए डिवाइडेड बाय एल इंटू टी एच माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी इज इक्वल टू सी डी टी। देखो यहाँ पे डी टी है, यहाँ पे डी टी है इसको आप इधर ले जाएं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो हम लिख सकते हैं के ए डिवाइडेड बाय एल सी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी कैपिटल डी अपॉन टी एच माइनस टी। अब यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट्स लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसको समझते हैं फिर से कैसे। कि यहाँ पर जो है ये क्या चीज़ है, टी एच माइनस टी क्या चीज़ है, ये है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों के बीच का, है ना, किसी भी समय टी पर। तो मैं एक नया फंक्शन अब लिखूंगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एच माइनस टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डेल्टा टी को डेल्टा टी लिखूंगा तो आप कंफ्यूज होते रहोगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ फाई। ठीक, तो मुझे मिलता है डी फाई इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक, और यहाँ से इसी को मैं लिख दूंगा माइनस डी फाई अपॉन फाई। अब तो इसको करना सॉल्व आसान है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इसको पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है के ए अपॉन एल सी टाइम्स टी माइनस इज इक्वल टू एल एन ऑफ फाई। राइट, ये माइनस को मैं इस तरफ ले आया, डी फाई अपॉन फाई, एल एन फाई जाता है, लिमिट लगाना अभी बाकी है, तो एल एन फाई वन से लेकर के फाई टू, है ना, ये हो जाएगा टाइम की वैल्यू 0 से लेकर के टी तक, फाई की लिमिट लग जाएगी फाई इनिशियल से लेकर के फाई फाइनल तक। ओके, यहाँ से हमारे पास आता है माइनस के ए अपॉन एल सी टाइम्स टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ फाई फाइनल अपॉन फाई इनिशियल। अब इसको ई रेस टू पावर चढ़ा दो दोनों तरफ, तो मेरे पास आ जाता है फाई फाइनल अपॉन फाई इनिशियल इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के ए अपॉन एल सी टाइम्स टी। या फिर मैं लिख सकता हूँ, आप देखो फाई फाइनल क्या है, फाई है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, तो किसी भी समय पर टेम्परेचर का डिफरेंस यानी कि टी एच माइनस टी इज इक्वल टू टी एच माइनस टी इनिशियल होता है टी नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के ए अपॉन एल सी इंटू टी। यही हमारा आंसर आता है। और ये देख लो एग्जैक्टली यही है, किसी भी समय का टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू पावर माइनस ये समथिंग इंटू टी। तो यही हमें देखना होता है, इस तरीके का हमें ग्राफ मिलता है। और इसी से मिलता जुलता और एक सवाल करते हैं जो इससे भी एडवांस लेवल का। अब हम आ गए हैं कंडक्शन के फाइनल, इससे ज़्यादा मतलब अच्छा सवाल क्या ही और बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है एक M1S1 कैपेसिटी T1 पे, ये हमारा M2S2 T2 पर, हमें बोल दिया गया है T1 इज मोर देन T2, ये लाल है ये नीला है ना। ओके, हमारे पास बीच में एक रॉड है जो है K A एंड L और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 हमने मान ली है। तो किस तरीके से टेम्परेचर वेरिएशन हो रहे होंगे उसको पहले चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से टेम्परेचर प्रोफाइल है। पहले तो हमारे पास T1 पर एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है T2 पर, दोनों का टेम्परेचर चेंज होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, समय के साथ दोनों के चेंज होने वाले। अच्छा, और पूरा का पूरा थर्मली इंसुलेटेड है। तो पहली बात तो ये बताओ, यहाँ से जो हीट ट्रांसफर होगी वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होगी। जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होती चली जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस कम होता चला जाएगा, तो हीट करंट की वैल्यू कम हो जाएगी और कम हीट ट्रांसफर होगा। तो इफेक्टिवली हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा इन दोनों का टेम्परेचर बराबर होने में, है ना। लेकिन बराबर होके आएगा कितना, वो कैलोरीमेट्री से हम पता कर सकते हैं। कैसे, मान लो टी फाइनल पे पहुंचते हैं तो टी फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, भूल तो नहीं गए, M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 डिवाइडेड बाय M1S1 प्लस M2S2, इससे हमें टी फाइनल मिलेगा। अगर मान लो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो टी फाइनल इसके आसपास ही होगा, है ना। अगर इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो टी फाइनल इसके आसपास होगा। मान लो हमारा टी फाइनल यहाँ कहीं आता है, ये रहा। तो अब देखो T1 का, इसका ब्लॉक 1 का टेम्परेचर T1 से कम होकर टी फाइनल पे पहुंचेगा, लेकिन इनफाइनाइट टाइम में। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, इस तरीके से। और जो ब्लॉक 2 है
इसका टेम्परेचर बढ़ के टी फाइनल पहुंचेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, इनफाइनाइट टाइम इनको लगने वाला। तो ये तो हम समझे। इक्वेशन कैसी होगी क्या आप ये बता सकते हो? यहाँ पर अगेन हमें उसी तरह की चीज देखने को मिल रही है कि इनके बीच का टेम्परेचर अगर मैं बोलूं डेल्टा टी विच इज इक्वल टू T1 माइनस T2, है ना, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई ई रेस्ट टू पावर माइनस समथिंग के 3 इंटू टी, कोई भी कांस्टेंट इंटू टाइम टी, ऐसा हमें ग्राफ इक्वेशन मिलने वाली है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो हीट करंट की वैल्यू है, सबसे पहले हीट करंट की वैल्यू हो जाती है यहाँ से इस तरफ है हमारे पास हीट करंट, डायरेक्शन साइन सब हम मैनुअली हैंडल कर रहे हैं। तो H इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई एल इंटू T1 माइनस T2। ओके, ये T1 माइनस T2 कौन से हैं? ये इनिशियल वाले नहीं है, तो इनका हमें अब कुछ नया नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि T1 की कुछ इनिशियल वैल्यूज होंगी और T1 की कुछ टेम्परेरी वैल्यूज होंगी। तो करें क्या, इसको हम नाम देना शुरू करेंगे। इसको T1 डैश और T2 डैश देंगे। T2 डैश T1 डैश यानी किसी भी समय T पर जो वैल्यूज है। ओके, या फिर हम टेम्परेचर डिफरेंस एक नया फंक्शन बना देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज फाई। फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू हो जाती है T1 डैश माइनस T2 डैश, दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस एट टाइम टी। ठीक है, तो फाई की एक इनिशियल वैल्यू जरूर रही होगी, जब इन दोनों को हमने इनिशियली कनेक्ट किया था। तो फाई इनिशियल की वैल्यू आ जाती है T1 की इनिशियल वैल्यू माइनस T2 की इनिशियल वैल्यू, है ना। ये वाला जो डिफरेंस है ये है हमारा फाई नॉट। किसी भी समय T पर मैं चला जाऊंगा तो ये वाला जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो है हमारा फाई, जो कि समय का फंक्शन है, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ऑलराइट, तब इसको सॉल्व कैसे करें। यहाँ पर देखो हम इस फाई को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमारे पास फाई को डिफ्रेंशिएट करो आप, डी फाई की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पर इसको डी फाई इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है dt1 डैश माइनस dt2 डैश, दोनों ही तो बदल रहे हैं। ओके, और एक चीज देखो, T1 में इसके टेम्परेचर में छोटा सा चेंज वो कैसे डिसाइड होगा। तो देखो जिस भी वक्त ये हुआ होगा मैं लिख दूंगा H इंटू डी टी इज इक्वल टू, उससे थोड़ी सी एनर्जी हमने निकाल दी, इज इक्वल टू M1S1। M1S1 को मैं लिख देता हूँ C1, उसकी हीट कैपेसिटी, है ना। M1S1 इज इक्वल टू C1, M2S2 ये है हमारा हीट कैपेसिटी C2। अच्छा, तो यहाँ पर H हीट करंट था किसी भी टाइम T पर, छोटे से टाइम dt में उससे छोटी सी हीट निकली होगी, उसके कारण इसका टेम्परेचर कम हुआ होगा, है ना। तो dt1 नेगेटिव में होगा, उसको मैं लिख दूंगा C1 इंटू माइनस dt1। ओके, T1 का भी जो भी टेम्परेरी वाला कंपोनेंट है उसे T1 डैश हमने लिखा हुआ है। ऑलराइट, इसी तरीके से हम इसके लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ये जो हीट है वही तो उसने रिसीव करी होगी, उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा। तो यही हीट करंट इंटू छोटा सा टाइम इंटरवल, वो जो एनर्जी इसको मिली है उससे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, विच विल बी इक्वल टू C2 इंटू dt2 डैश। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब यहाँ से हमें करना क्या है, देखो हमें d5 में कुछ टर्म्स आ रही हैं ये वाली, तो ये वाली टर्म को मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, है ना। तो देखो मेरा d5 क्या बन जाता है, यही बन जाएगा d5 इज इक्वल टू dt1 डैश, ये क्या है, यहाँ से आ जाता है H dt अपॉन C1, लेकिन माइनस H dt अपॉन C1, और फिर माइनस का हमारे पास dt2 डैश है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस H dt अपॉन C2। देखो हमें बस यही रिलेशन हमें निकाल लेना था, इसी को मैं लिख दूंगा d5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 मल्टीप्लाइड बाय H dt। ये हमारे पास जो रिलेशन है इसका करेंगे, देखो इसी d5 को हम यहाँ रख सकते हैं, वैसे हमने
ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इसी को हमें लिखना था KA/L इंटू फाई। यहाँ पर से h की जो वैल्यू है, ये वैल्यू उसको आप यहाँ पे रख दो और बस फिर हमें इसको इंटीग्रेट करना है। बहुत ही सिंपल। तो देखो मेरे पास आ जाता है d∅/φ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, d∅/φ, उसकी वैल्यू आ जाती है -C1 + C2 डिवाइडेड बाय C1 C2। h की जगह हम रख देंगे KA/L इंटू फाई। फाई को मैं ऑलरेडी इधर ले जा चुका हूँ, ये आ जाएगा KA/L। बहुत अच्छा। और यहाँ पर हो गई एक और चीज़ ना, dt भी तो है। अब इसको करना है इंटीग्रेट। देखो समझो यहाँ पे टर्म्स क्या है, ये तो कुछ जो भी है हमारी ज्योमेट्री और मटेरियल्स के कारण कुछ कांस्टेंट आ गया है। ये हमारा dt टाइम है, ये d∅/φ क्या है, फाई था हमारा डिफरेंस, दिस डिफरेंस फाई वॉज ये डिफरेंस। तो किसी भी समय पर जब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो इनिशियल डिफरेंस फाई नॉट से लेकर के मैं ले जा रहा हूँ फाई तक, और दूसरी तरफ समय को ले जा रहा हूँ 0 से लेकर के t तक। इस तरफ हमारे पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln फाई। लिमिट्स रखोगे तो ln फाई/फाई नॉट हो जाएगा। ये हो जाता है ln फाई/फाई नॉट इज इक्वल टू, ये पूरा जो है इसको मैं -K3 बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा -K3t। यहाँ से हमें मिल जाता है फाई इज इक्वल टू फाई नॉट e⁻ -K3t। ये वही इक्वेशन आ गई जो हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट करी थी, इसी तरीके की कोई चीज़ आई। तो हमें बस यही देखना था। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कंडक्शन के इतने सारे सवाल करके अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करना, कमेंट कर देना। इतने सारे क्वेश्चन थे, कितने सारे क्वेश्चन थे बताओ, लोगों को पता होना चाहिए। बोलो ओ माय गॉड इतने सारे क्वेश्चंस, मज़ा आ गया। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ डोनेट करो, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोज़ बना के आपके पास लेके आ पाऊँ। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। #YOLO #CRUSHERS।